सो एग्जैक्टली ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है और हमारा बॉडी में क्या रोल प्ले करता है सर? ये हर किसी मेल्स या जेंट्स में पाया जाता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है जिसके अंदर स्पर्म्स अपने रहते हैं। सो इट हेल्प्स इन सेक्सुअल हेल्थ, यू कैन से। कौन सा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो पेशेंट इग्नोर नहीं करना? जैसे बार बार जाना है, ये खुल के नहीं आना है, बारीक से पेशाब आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, ये सब कुछ भी है। प्रोस्टेट ग्लैंड के वजह से किडनीज पे भी इफेक्ट होता है क्या डॉक्टर? हाँ सर, इनिशियल फेजेस में क्या होता है कि ब्लैडर कंपनसेट करने की कोशिश करता है। नहीं बढ़ने से पहले अच्छा खुला था। तो अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट का इशू हो डॉक्टर साहब, तो वैसे लोग कौन सा प्रिकॉशंस लेना डॉक्टर साहब? ऐसे पेशेंट शुड ऑलवेज गेट देयर PSA टेस्ट डन एंड दीज ऑल टेस्ट डन। कोई प्रोस्टेट कैंसर नहीं था और प्रोस्टेट बढ़ गया था। ज़्यादातर अभी यंगस्टर्स क्या है, डेस्क जॉब चूज़ करते हैं एंड ओबिसिटी भी उसके हिसाब से बढ़ता है, तो वैसे लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना डॉक्टर? कर रहे होंगे डेस्क जॉब, लेकिन आप आपकी एक्टिविटी रखिए। एक छोटी सी ग्लैंड आपकी पेशाब, नींद, फर्टिलिटी और कभी कभी कैंसर का रिस्क का भी कारण बन सकता है। आइए आज हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सायद आमिर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, ऑलिव हॉस्पिटल। हेलो, वेलकम टू प्राइम टीवी हेल्थ। हेलो डॉक्टर। Hello, I'm Dr. Syed Amir, consultant urologist and reconstructive surgeon, presently working at Olive Hospitals. सर आजकल ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बहुत सुनाई दे रहा है सर। सो एग्जैक्टली ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है और हमारा बॉडी में क्या रोल प्ले करता है सर? So prostate gland ये हर किसी मेल्स या जेंट्स में पाया जाता है और इसका मेन रोल क्या है कि ये प्रोस्टेटिक सेक्रीशंस करता है। कोई फ्लूइड्स बनाता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है जिसके अंदर स्पर्म्स अपने रहते हैं। तो जब कभी भी सीमेन फ्लूइड निकलता है, सेमिनल फ्लूइड निकलता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम इज फॉर्म बाय सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। सो इट हेल्प्स इन ए सेक्सुअल हेल्थ, यू कैन से। सो आप जैसा बोले डॉक्टर, ये थोड़े एज बढ़ने के बाद इसका प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? कैसा है कि जैसा एज होता है 40, 45 या 50 ईयर्स के बाद में, ये प्रोस्टेट ग्लैंड किसी किसी में बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक रोल्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर एक उम्र के साथ ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ सकता है। और जब कभी ये सब बढ़ जाता है तो पेशाब में कुछ ना कुछ वो तकलीफ़ें करता है। पेशाब रुक रुक के आना या कुछ ना कुछ तकलीफ़ करता है, जिसके लिए वो पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके लिए कि भाई ये सब तकलीफ़ें माँ को है। तो अब ये नॉर्मली सब लोगों को ये एज बढ़ने के बाद ये कंपलसरी ये प्रॉब्लम आता है क्या डॉक्टर? ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक बार उम्र हो जाए तो ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आए। बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। कोई जेनेटिकल फैक्टर्स प्ले करते हैं, किसी के फादर को था या किसी के जेनेटिकली कुछ था, तो देयर इज अ चांस कि वो प्रोस्टेट आपको भी कोई भी आगे बढ़ के कहीं प्रॉब्लम कर सके। या कोई कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, लाइक ओबेसिटी है या शुगर्स आर देयर और यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ प्रॉपरली, तो कभी कभी बढ़ सकता है। बट एज सच वी डोंट हैव ए स्पेसिफिक कॉज कि भाई ये बढ़ जाता है। तो एक उम्र के बाद में, जैसे 40-45 की उम्र के बाद ये बढ़ सकता है और तकलीफ दे सकता है। तो जैसा आप बोले थे अभी डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी ये होता है, तो जनरली डायबिटीज़ पेशेंट्स में जो है ना डॉक्टर साहब, रात में पेशाब बार बार आता है, तो इसमें भी सेम सिम्टम्स रहते हैं, नहीं तो कुछ अलग है क्या डॉक्टर साहब? पेशाब के लिए जैसे प्रोस्टेट जब भी बढ़ जाए या तकलीफ़ करे तो पेशेंट प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशेंट को पेशाब बार बार आना या पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब टिप के गिरना, पूरा का पूरा धार अच्छा खुल के नहीं आना, या पेशाब करे खुद में करते खुद में रुक जाना और फिर चालू होना, फिर रुकना, फिर चालू होना, ऐसा होना। या फिर पेशाब जब करते हैं ये करके कि पेशाब करने के बाद में भी महसूस होना कि भाई पूरा का पूरा पेशाब मेरा खाली नहीं हो पाया, या रात के टाइम पे कई बार उठ रहे हैं और नींद हमारी पूरी की पूरी ख़राब हो रही है। तो या फिर कभी कभी कोई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसके लिए क्या है कि पेशाब के लिए जल्दी भागना पड़ता है, एकदम भाग के जाके पेशाब करना पड़ता है। और कोई कोई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जहाँ पे कि पेशाब करने जाने से पहले उनका पेशाब कोई लीक हो जाता है। तो ये सब पूरे सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट के होने के। तो कौन सा इसमें जो आप सिम्टम्स बोले डॉक्टर साहब, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो पेशेंट इग्नोर नहीं करना?
एक्चुअली जो भी पूरे सिम्टम्स हैं वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि किसी भी पेशेंट को इसमें कोई भी सिम्टम्स एक भी रहेगा तो वो तकलीफ़ कर ही रहा है अपने को। लेकिन अमूमन जैसे बार बार जाना है, या खुल के नहीं आना है, या बहुत बारीक से पेशाब आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, ये सब कुछ भी है, इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो यू शुड कंसल्ट ए न्यूरोलॉजिस्ट। आप न्यूरोलॉजिस्ट को एक बार दिखाइए और फिर यू गेट इवैल्यूएटेड फॉर इट, कि भाई पता किया जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या आता है डॉक्टर साहब एग्जैक्टली? होता क्या है कि नॉर्मल भी जैसे देखते हैं ये करके, प्रोस्टेट हमारा मान लीजिए जैसे देखते हैं, पेशाब की हमारी थैली है, ये पेशाब की थैली है हमारी, और ये पेशाब से निकल रहा से पेशाब की नाली है जहाँ से हमारा पूरा पेशाब निकल रहा है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, दो साइड्स में है। ये क्या होता है, जैसे कि उम्र होंगी विद एजिंग फैक्टर्स और विद अदर फैक्टर्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, अब इसमें काफ़ी बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से जो पेशाब की जो नाली है, जो पेशाब का जो रास्ता है वो बहुत बारीक हो जाता है। जो मोटा था, खुल के था रास्ता हमारा, वो बढ़ने की वजह से दोनों के दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड को, पेशाब की नाली को दबा रहे हैं, जिस वजह से पूरा का पूरा पेशाब की नाली छोटी हो जा रही है। और इस वजह से पेशाब बार बार आना, रुक रुक के आना, पेशाब पूरा का पूरा खाली नहीं होना, एम्प्टी रह जाना, या पेशाब में कोई इन्फेक्शंस आना, या फिर जब भी पेशाब करे रात भर वॉशरूम में ही जाते जा रहे हैं, ये करके नॉक्चूरिया जिसे कहते हैं, तो ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। या फिर कोई कोई पेशेंट ऐसे आता है कि कई सालों से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और जिस वजह से पेशाब रह रहा है, गंदगी रह रही है, बार बार रह के कोई ब्लैडर स्टोन्स बढ़ रहे हैं। कोई कोई पेशेंट ऐसा भी आता है जहाँ पे प्रोस्टेट बढ़ के क्रॉनिक रिफ्लेक्स हो रहा है, दोनों के दोनों गुर्दे हमारे सूज रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पेशाब जो थैली से बाहर निकलना है वो पूरा पेशाब हमारा नहीं निकल पा रहा, गंदगी रह जा रही है और दोनों के दोनों गुर्दे सूज के हमारे ख़राब हो रहे हैं। तो ये सब पूरे प्रॉब्लम्स है जो एक आ सकते हैं जब कोई भी ऐसा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। तो अभी आप बोले जैसा प्रोस्टेट ग्लैंड के वजह से किडनीज पे भी इफेक्ट होता है क्या डॉक्टर साहब? हाँ सर, इनिशियल फेजेस में क्या होता है कि ब्लैडर कंपनसेट करने की कोशिश करता है, कि खुली सी बात है, जैसे रास्ता हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बढ़ने से पहले अच्छा खुला था और रास्ता बढ़ने के बाद में, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के बाद में रास्ता हमारा काफ़ी बारीक हो गया, छोटा हो गया। तो इस फेज में पहले क्या करती हैं, जब कि पेशाब की थैली बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और पेशाब निकालने की कोशिश करती हैं, तो कुछ दिनों, कुछ महीनों तक, कुछ साल तक वो कोशिश करेगी कि भाई पेशाब निकाल पाएँ, ये कर पाएँ, और कुछ टाइम बाद वो पेशाब पूरा का पूरा खाली नहीं कर पाएगी। और जैसे पेशाब पूरा का पूरा खाली नहीं होगा तो भरा भरा रहेगा, और जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो फिर पेशाब की थैली पे जोर गिरा, गंदगी बहुत सारी रह गई, और कुछ महीनों के बाद में पेशाब की थैली से वो दोनों के दोनों गुर्दों की तरफ जोर गिरता है, किडनीज की तरफ जोर गिरता है, किडनीज फूलने लगते हैं बैक प्रेशर की वजह से, और किडनीज हमारे डैमेज होते हैं। तो अभी आप जो एक्सप्लेनेशन दिए डॉक्टर साहब, ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का है। जी सर। तो इसमें प्रोस्टेट कैंसर क्या है डॉक्टर साहब? सर, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर का भी, इवन द प्रोस्टेट कैंसर ऑल्सो, मेजॉरिटी जो भी प्रेजेंट करते हैं वो एनलार्जमेंट की वजह से पड़ते हैं। अब क्या है, एक उम्र के बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के 2-3 रीजंस है। एक तो उम्र के हिसाब से वो बढ़ गया कि बिनाइन एंटिटी है, कि कोई कैंसर का नहीं है। एक उम्र के हिसाब से वो गोश्त का जो लुंडा था वो बढ़ के पेशाब को रोक रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं हम लोग। और एक है कि वो बढ़ गया और उसमें कोई कैंसर आ गया, कोई मैलिग्नेंसी आ गई, और दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोस्टेट कैंसर। तो दीज टू आर रिलेटेड टू प्रोस्टेट, बट बोथ ऑफ देम दे आर डिफरेंट एंटिटीज़। वन इज़ BPH, दैट इज़ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी, और दूसरा जो कहते हैं वो है प्रोस्टेट कैंसर। तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो होता है डॉक्टर साहब, इसको निगलेक्ट करने के बाद ये कैंसर में बदलता है, कैसा डॉक्टर साहब? कभी ऐसा भी है सर, और कभी कभी ऐसा है कि अपने आप एक उम्र के हिसाब से जो गोश्त बढ़ गया है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, वो कैंसरस की वजह से ही बढ़ गया हो। तो बोथ आर देयर सर। तो आप बोले जैसा ये एल्डरली पीपल में ज़्यादातर दिखाई देता है। हाँ सर। क्या यंगर पीपल में भी ये रहता क्या डॉक्टर साहब? हाँ सर,
पहले पहले में जब देखते थे तो एक 50 के बाद में ही यूजुअली सी कि भाई प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आजकल यंग पीपल, दैट इज़ मिडिल एज पीपल, 40 और 40 के प्लस वाले भी जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको भी कोई कोई पेशेंट्स हैं जिसको प्रोस्टेट कैंसर का भी है, किसी को प्रोस्टेट बढ़ गया सो भी है और वो रुकावट कर रहा, तकलीफ कर रहा सो है। सो इवन इन यंगर इंडिविजुअल्स ऑल्सो हम लोग नए डेज वी सी पेशेंट प्रेजेंटिंग विद प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। तो इसमें डायग्नोसिस के लिए क्या है डॉक्टर साहब, कैसा डायग्नोसिस? सिंपल टेस्ट है सर। जब भी कोई पेशेंट आए ये करके आए और ये सब सारे सिम्टम्स लेके आए, एक सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाए ताकि मालूम चले किडनीज कैसे हैं, पेशाब की थैली कैसी हैं, प्रोस्टेट हमारा कितने साइज़ का है, क्या है। इसके लिए यू शुड हैव ए गुड सोनोलॉजिस्ट। आपके जो रेडियोलॉजिस्ट है ही शुड बी गुड टू फाइंड आउट कि भाई कितने साइज़ का प्रोस्टेट है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की काफ़ी वेरी करती है वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो अपने को एक कहीं अच्छा सोनोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, तो उनसे सिंपल अल्ट्रासाउंड करके पता कर सकते हैं कि किडनीज कैसे हैं, पेशाब की थैली कैसी हैं, प्रोस्टेट का साइज़ कितना बढ़ चुका है हमारा, और पेशाब करने से पहले कितना पेशाब है और करने के बाद हमारा पेशाब कितना बच रहा है। ये सिंपल एक अल्ट्रासाउंड है। ये नहीं हो कि दूसरे सिंपल टेस्ट लाइक सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं कि देखने के लिए भाई पेशाब में कोई इन्फेक्शन है या क्या है क्या नहीं। सिंपल ब्लड टेस्ट लाइक किडनी फंक्शन टेस्ट, गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं क्या है, और एक सिंपल PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट बोल के कहते हैं, ये करवा सकते हैं। ये बेसिक टेस्ट है जो आपको एक रफ आइडिया देते हैं कि प्रोस्टेट कितना बढ़ गया है, कितना रुकावट कर रहा है और किस वजह से ये थोड़ा सा बड़ा है। सो ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में कुछ टाइप ऑफ लेवल्स है क्या सर इसमें? है सर, देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे एनलार्जमेंट है। लेकिन कैसा है कि यूजुअली दैट इज़ फॉर द मेडिकल टर्म्स है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, लेकिन दे प्रेजेंट विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। और कोई पेशेंट्स है जिसको शायद प्रोस्टेट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन वो शायद उतना रुकावट नहीं कर रहा पेशाब में, और पेशेंट मे नॉट प्रेजेंट विद दोज साइंस एंड सिम्टम्स। सो इट्स नॉट कि भाई कि दूध बढ़ गया है, आपको साथ में ये भी देखना है कि कितने क्या सिम्टम्स हैं, कितना तकलीफ है उसकी वजह से भी। कोई ग्रेड 1, ग्रेड 2 पेशेंट्स हैं जिसमें प्रोस्टेट हल्का सा ही बढ़ा हुआ है, लेकिन पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और कोई ऐसा है जिसको प्रोस्टेट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उसको उतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो ऑल डिपेंड्स कि भाई वो कितना ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, कितना रुकावट कर रहा है, और उसकी वजह से पेशेंट अपने को सिम्टम्स के हिसाब से वो प्रेजेंट होते हैं। सो आज ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्टर साहब कितना एडवांस ट्रीटमेंट्स है डॉक्टर ये ट्रीट करने के लिए? नाउडेज साइंस और टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज़ एडवांस्ड है, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, जब कभी भी ऐसा गदूद बढ़ जाता है, पेशाब में बहुत सारा रुकावट कर रहा है, तकलीफ़ कर रहा है, या किडनीज हमारे फूल के कुछ डैमेज हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पेशाब हमारा रह जा रहा है ये करके, या फिर जब ये पेशाब उतना खुल के नहीं निकल पा रहा, पेशाब बूंद बूंद आ रहा, या कोई भी तकलीफ़ आती है, तो ये सब टेस्ट करके वी इवैल्यूएट द पेशेंट कि कितना साइज़ बड़ा है, कितना रुकावट कर रहा है, कैसा है क्या नहीं। एंड वंस वी कम टू इन कंक्लूजन कि भाई प्रोस्टेट बढ़ गया सो है, तकलीफ़ कर रहा है, ये सब है, फर्स्ट व्हाट इज़ लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट। दवाइयाँ दिया जाए जो पेशाब को पूरा का पूरा खाली कर पाए। अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड 5-अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स है, जो कुछ गोलियाँ हैं जो चालू किए जाते हैं कि ताकि पेशाब भी आपका खुल के निकले, पेशाब बार बार जाने का जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो हमारा, और पेशाब पूरा का पूरा हमारा एम्प्टी हो जाए। तो पहली चीज़ जो की जाती है वो है मेडिकल मैनेजमेंट, और वो तब के लिए है जब पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हो ये करके। और कोई पेशेंट कोई रिटेंशन से आ रहा है, कोई पेशाब ज़्यादा ही रुक गया, बंद हो गया पेशाब उनका, या फिर कोई गुर्दे हमारे फूल रहे हैं, कुछ ख़राब हो रहे हैं, या पेशेंट को पेशाब में बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर पेशेंट को क्या है कि गदूद बढ़ने की वजह से पेशाब की थैली में कोई कंकर आ रहा है, कंकर फंस जा रहा है, या बड़ा कंकर फॉर्म हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सो अभी जो मेडिसिन यूज़ करके ट्रीटमेंट के बारे में बोले सर आप, सो सर्जरी के तो इज़ एनी टाइप ऑफ सर्जरी सर इसके लिए? हाँ सर, सर्जरीज भी बहुत सारे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर इक्वली इफेक्टिव। पहले ज़माने में जब क्या करते थे कि भाई
कट करके और पूरा प्रोस्टेट को निकाला जाता था, टाँके लगते थे, ये सब होता था। आजकल का जो भी ज़माना है वो सब लेज़र का सिस्टम हो गया है, जहाँ पे कहीं कट वट कुछ भी नहीं लग रहा है। पेशेंट को पेशाब के रास्ते से ही छोटा सा दूरबीन इंट्रोड्यूस करके जो प्रोस्टेट जो रुकावट कर रहा है वो हिस्सा पूरा का पूरा लेज़र के द्वारा निकाला जाता है। अब इसके भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो बताए जाते हैं कि ट्रीटमेंट के मोडालिटीज़ हैं। देयर नंबर ऑफ मोडालिटीज़। क्या क्या मोडालिटीज़ हैं? एक है कि जाके आप कन्वेंशनल TURP कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। द सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ लेज़र TURP, जैसे लेज़र डाल रहे हैं और पूरा प्रोस्टेट को कट करके निकाल रहे हैं। और दूसरे आ रहे हैं वाटर वेपर थेरेपी, रेज्यूम थेरेपी, जहाँ पे पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के एक वाटर फ्लो और प्रेशर से वो पूरा का पूरा टिश्यू को एब्लेट कर रहे हैं। और ये नहीं हो कि दूसरे और मोडालिटीज़ लाइक प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं, जो आर्टरीज प्रोस्टेट को सप्लाई करती हैं उसको आप आर्टरी को वहाँ पे क्या है उसको बंद कर दे रहे हैं डाल के, ताकि जो खून जा रहा है प्रोस्टेट को वो कम हो जाए, वो धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो। लेकिन इन जनरल वन मे नॉट बी इफेक्टिव। वी नीड टू सी व्हाट सूट्स दैट पेशेंट बेटर, कौन सा पेशेंट के लिए बेहतर है वो किया जाए। बट स्टिल conventional TURP and as well as laser TURP, they hold good even as of now, or as well as enucleation हो या whole beam laser therapy हो, ये सब even today also they hold very good। तो in general करते क्या है कि पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के जो गोश्त बीच में बढ़ गया है, रुकावट कर रहा है, वो गोश्त को पूरा काट के निकाल देते हैं, ताकि एक अच्छा सा चैनल या रास्ता क्रिएट हो जाए और पेशेंट को पेशाब अच्छे से आ जाए। तो जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो लगभग एक ही दिन का ट्रीटमेंट है। लेज़र डालें पेशाब के रास्ते से, वो पूरा का पूरा गदूद जो बढ़ गया प्रोस्टेट को साफ़ कर लिया जाए। आज करें तो पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज नेक्स्ट डे मॉर्निंग मोस्टली। तो इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन था सर, लेज़र ट्रीटमेंट बेटर है नहीं तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट बेटर है बोल के। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए डॉक्टर साहब। जी सर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है डॉक्टर साहब, अभी ट्रीटमेंट के बाद कितने टाइम लेता है सर रिकवर के लिए? पहले ज़माने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल जो भी विद द इंक्रीज इन एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं सब लेज़र का हो गया। इन जनरल जैसे आज पेशेंट को डिस्चार्ज किए, ये करके आज सर्जरी करे, कल सुबह पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। एक 3 दिन से 5 दिन तक पेशाब की नाली लगाए जाके रख रही है, ताकि अंदर का जो ज़ख्म है वो सब भर जाए कर जाए, और एक 3 से 5 दिन के बाद में पेशाब की नाली को निकाल दिया जा रहा है। तो हार्डली आई कैन से दैट इन 5-7 days पेशेंट विल बी एबल टू वॉइड वेल। एक 5 से 7 दिन के बाद जब पेशाब की नाली निकाल दी जाएंगी और अंदर का रास्ता और ज़ख्म हमारा भर गया, तो पेशेंट को पेशाब अच्छा खोल के प्रेशर से आने लगता है। तो अभी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें तो डॉक्टर साहब, ये डाइट और एक्सरसाइज जो है आजकल लोग बहुत एजुकेटेड है, दे हैव सोशल मीडिया ऑल्सो, दे हैव लॉट ऑफ टिप्स मिलते हैं लोगों को। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कौन सा बेटर है डॉक्टर साहब, डाइट और एक्सरसाइज में? इन जनरल जो भी है जो भी मेजर्स है ये करके, वो पूरे स्पेसिफिक मेजर्स प्रोस्टेट को कम करने के लिए ऐसे मेजर्स नहीं है, या नहीं आने के लिए ऐसे मेजर्स नहीं है। जो भी मेजर्स है इन जनरल टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ है, जैसे कि आपका वेट रिड्यूस किया जाए, बिकॉज ओबेसिटी से भी प्रोस्टेट कभी बढ़ता है ये करके, तो वेट रिड्यूस किया जाए, हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी फूड इन टर्म्स ऑफ कि फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स ले रहे हैं, ये सब आपके प्रोस्टेट के लिए हेल्थ अच्छा रहता है। इवन पीपल से एंड एज वेल एज इज प्रूवन बाय साइंस दैट एन इम्प्रूव्ड सेक्शुअल एक्टिविटी भी आपके प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बेहतर रहती है। सो इन जनरल वी हैव मेजर्स विच प्रोस्टेट को इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं है जिसकी वजह से कि भाई प्रोस्टेट के इश्यूज़ ना आए या ऐसा हो। और दूसरा भी है कीगल्स एक्सरसाइज ये वो करते हैं, जैसे क्या रहता है कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स आपके अच्छे टाइट होते हैं, ये करते हैं तो पेशेंट वॉइड्स यूरिन वेल एंड ऑल। सो दीज ऑल मेजर्स जो भी है दे आर इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक पर्टेनिंग टू प्रोस्टेट। तो जनरली आजकल लोग क्या है डॉक्टर साहब, एवरी ईयरली चेकअप कराते हैं, कार्डियक चेकअप, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक चेकअप।
तो इसमें अभी हम लोग सोचे तो 40 ईयर्स के बाद ये प्रोस्टेट स्क्रीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब? एट 45 ईयर्स से एक 45 साल की उम्र में एक बार प्रोस्टेट के लिए करा सकते हैं कि भाई सिंपल बेसिक टेस्ट करवा लिया जाए कि भाई अल्ट्रासाउंड करवा के देखने के लिए कि भाई गुर्दे कैसे हैं, पेशाब की थैली कैसी हैं, प्रोस्टेट का साइज़ हमारा कितना बढ़ गया है, पेशाब करने से पहले कितना पेशाब है उसमें, और पेशाब करने के बाद में पूरा का पूरा एम्प्टी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिंपल अल्ट्रासाउंड या सिंपल यूरिन टेस्ट, सिंपल किडनी फंक्शन टेस्ट कि गुर्दे हमारे कैसे काम कर रहे हैं क्या है, और एक सिंपल PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट है। तो बेसिक टेस्ट है जो कोई महंगे टेस्ट नहीं है, बहुत सस्ते से टेस्ट हैं और इजीली अवेलेबल है हर जगह, क्योंकि बिकॉज आजकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स बहुत सारे हो गए हैं। जहाँ कहीं भी बेहतर डायग्नोस्टिक सेंटर लगता है ये है, आप कहीं से भी ये बेसिक सिंपल टेस्ट आप करवा सकते हैं, जैसे एकदम एक बेसिक रफ आइडिया आ जाता है। तो एक 45 ईयर्स के बाद एक बार एक टेस्ट बेसिक करवा सकते हैं, और उसके बाद में कुछ भी नहीं रहा तो फिर वी शुड नॉट रूटीनली कीप ऑन चेकिंग इट कि भाई हर सालों करवाया जाए, ज़रूरत नहीं है। बस एक 45 के बाद में एक बार करवा लिया जाए वो काफ़ी रहेगा। उसके बाद में कोई सिम्टम्स आते हैं तो फिर जब वी नीड टू इवैल्यूएट इन डिटेल फॉर दैट। तो आपके एक्सपीरियंस से हिसाब से डॉक्टर साहब, जो प्रोस्टेट पेशेंट्स रहते हैं वो छोटी सी चीज़ क्या है वो जो मिस कर देते हैं? जिसमें मिस करने के साथ सर किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? ऐसा प्रोस्टेट आ रहा बोल के मिस कर देते हैं, तो छोटी सी चीज़ जो नेग्लेक्ट करते हैं ना वो डॉक्टर। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि 45, 47 या 50 ईयर्स के एज के हैं और वो प्रेजेंट करते हैं इनिशियली पहले थोड़ी हल्की सी दिक्कतें आती हैं कि पेशाब थोड़ा रुक के आ रहा है, थोड़ा बूंद आ रहा है, या पूरा खाली नहीं हो पा रहा है, या फिर उनकी धार अच्छी मोटी नहीं, बहुत बारीक आ रही है। यही टाइम पे बेहतर है कि एक बार दिखा लिया जाए, क्योंकि इनिशियल फेजेस में वो होता क्या है कि इंसान यूजुअली क्या करता है कि हाँ ठीक है हल्का सा ही हो रहा है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। 47 हाँ ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे शायद इम्प्रूव हो जाएगा, एंड आफ्टर 2-3 साल में देखते हैं कि वो गदूद और बढ़ गया, और तकलीफ दे रहा है या और प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई पेशेंट्स ऐसे हैं कि दे नेग्लेक्टेड वेरी लॉन्ग कि भाई पेशाब की थैली में पूरा का पूरा पेशाब गंदगी रह जा रहा है और पूरा पेशाब खाली नहीं हो पा रहा है, और गुर्दे हमारे बैक प्रेशर की वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो हर कोई पेशेंट्स जिसको भी ये पेशाब के रिलेटेड सिम्टम्स है, कोई गलत है नहीं, एक सिंपल एक अल्ट्रासाउंड, पेशाब का टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब करवा लिया जाए, या फिर नियरेस्ट एक यूरोलॉजिस्ट को आप मिल सकते हैं ताकि मालूम चले कि भाई क्या रीज़न है जिस वजह से आपका पेशाब में धीरे आ रहा हो, या पेशाब खुल के नहीं आ रहा हो, या पेशाब करने के बाद में भी बहुत सारा पेशाब हमारा रह जा रहा हो। तो सिंपल बेसिक टेस्ट करा सकते हैं, या फिर डॉक्टर साहब से एक बार मिलकर आप इवैल्यूएट करा सकते हैं। तो अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट का इशू हो डॉक्टर साहब, तो वैसे लोग कौन सा प्रिकॉशंस लेना डॉक्टर साहब? वैसे लोग अगर कोई हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है किसी के फादर को या ग्रैंडफादर को, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट शुड ऑलवेज गेट देयर PSA टेस्ट डन एंड दीज ऑल टेस्ट डन। एक 45 की उम्र में आप एक बार पूरे ये टेस्ट करवा सकते हैं। नहीं इन जनरल खाली प्रोस्टेट बढ़ गया था, कोई प्रोस्टेट कैंसर नहीं था और प्रोस्टेट बढ़ गया था, कोई हर्ज नहीं है। एक 45 साल की उम्र में एक बार प्रोस्टेट के रिलेटेड ये बेसिक टेस्ट करवा लिए जाएं, ताकि एक आइडिया आ जाए कि कितना बढ़ के है, कैसा है, क्या साइज़ का है। सो लाइफस्टाइल का जो है डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है डॉक्टर? लाइक ज़्यादातर अभी यंगस्टर्स क्या है, ज़्यादातर डेस्क जॉब चूज़ करते हैं एंड ओबिसिटी भी उसके हिसाब से बढ़ता है, तो वैसे लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना डॉक्टर? तो मैं तो कहूँगा कि जो भी डेस्क जॉब है आप कर रहे होंगे डेस्क जॉब, लेकिन आप आपकी एक्टिविटी रखिए, फिज़िकल एक्टिविटी रखिए, सुबह हो या शाम हो, वॉक करिए, ओबेसिटी आपकी कम करिए या नहीं आए वैसा देखिए, बिकॉज ये जो भी फैक्टर्स हैं ये इनडायरेक्टली प्रोस्टेट बढ़ने के लिए ये होते हैं। कोई डायरेक्टली स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि भाई बस बैठे हुए हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर कुछ हेल्थी एक्टिविटीज़ नहीं है तो फिर एकदम प्रोस्टेट आपका बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि इनडायरेक्टली ये सब पूरे मिल के उस पर थोड़ा सा असर करते हैं। तो मोर ऑफ इट्स इन जेनेटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर नॉलेज कि भाई बढ़ जाता है।
एक उम्र के बाद में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिसका शायद सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये है, उनको कोई प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके हु आर गुड हेल्थी विद गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल, बट स्टिल दे गेट ए प्रोस्टेट प्रॉब्लम। बट इन जनरल जब आपकी एक्टिविटी बढ़ती हैं, आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट बहुत अच्छा है, तो दीज ऑल डेफिनेटली हेल्प इन हैविंग ए गुड इम्यून सिस्टम। इट ऑल्सो हेल्प्स कि भाई आपकी इन जनरल हेल्थ अच्छी है तो प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज शायद आपको उतने ना आए। और इन जनरल डॉक्टर साहब जिसको बीपी और डायबिटीज़ है उन लोगों में जो है प्रोस्टेट का इशू ज़्यादा देखने को पड़ता है। जी, कह सकते हैं। इसका उसका कनेक्शन क्या है डॉक्टर साहब प्रोस्टेट? कैसा है कि मान लीजिए पेशेंट हैज़ अ डायबिटीज़, तो व्हेनेवर द पेशेंट हैज़ डायबिटीज़ या शुगर्स काफ़ी बढ़ के हैं, ये करके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में दे कैन बी सम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कि भाई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से या इम्यून रिस्पॉन्स कभी वीक रहता है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी कभी वो प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा सा एनलार्ज हो सकता है। या कभी कभी पेशेंट्स को क्या है कि बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं और यूटीआई होता है, दे कैन हैव एन एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट भी इन्फेक्शन होकर कभी थोड़ा बढ़ गया, या फिर उम्र के हिसाब से बार बार प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होना, ये सब होना, उसकी वजह से ही बढ़ जाए। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। और एक बात भी सुना डॉक्टर साहब कि प्रोस्टेट के लिए हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं बहुत सारा लोग, तो कितने हद तक ये करेक्ट है डॉक्टर साहब? जहाँ तक टू माई नॉलेज जो भी प्रोस्टेट के हेल्थ सप्लीमेंट्स है दे आर इनिशियल स्टेजेस में है। ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई प्रोस्टेट का कोई सप्लीमेंट नहीं बना जिससे कि भाई प्रोस्टेट ना बढ़े या प्रोस्टेट आए नहीं या प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है। एंड वॉट एवर जो भी मेडिकेशंस भी जो लग रहे हैं करके, दे आर इन द इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च कि खाते हैं तो शायद बेहतर हो। इन जनरल जो भी जनरल स्पेसिफिक है आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वही बताए जाते हैं। ऐसा कोई जनरल स्पेसिफिक सप्लीमेंट नहीं है जिसकी वजह से कि भाई प्रोस्टेट का हेल्थ अच्छा बढ़ जाए या नॉर्मल हो जाए। और ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं आता है, ना ही मैं रेकमेंड करूँगा कि वो लेने से क्या है कि प्रोस्टेट का आपका हेल्थ अच्छा रहेगा या फिर प्रोस्टेट का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो अभी जो हम बात करें डॉक्टर साहब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में और ट्रीटमेंट सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट्स कुछ है क्या डॉक्टर? हाँ सर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए डिपेंड करता है कि जैसे प्रोस्टेट कैंसर है पेशेंट को, पेशेंट आते हैं ये करके इवैल्यूएट करते हैं और मालूम होता है कि भाई प्रोस्टेट बढ़ गया है, साइज़ बढ़ गया है, और सिंपल PSA टेस्ट कराते हैं और एक सिंपल एग्जामिन करके देखते हैं प्रोस्टेट काफ़ी हार्ड है या उसके ऊपर कोई गट लुंडी की तरह नोड्यूल्स आ गए हैं ये करके, या फिर जब PSA का टेस्ट कराते हैं तो वो PSA काफ़ी बढ़ गया सो है, तो देन वी सस्पेक्ट कि भाई पेशेंट हैज़ एन प्रोस्टेट कैंसर। और जब प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्ट करते हैं तो वी डू ए सिंपल बायोप्सी कि छोटा सा नीडल डाल के पीछे से वो प्रोस्टेट के टुकड़े को लिया जाता है और टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि मालूम चले कि क्या है, क्या चीज़ है, किस टाइप ऑफ कैंसर है, क्या चीज़ है, क्या स्कोर है। एंड वंस वी कम टू नो कि भाई प्रोस्टेट में ये कैंसर है, ये टाइप है, देन वी डू स्टेजिंग फॉर द प्रोस्टेट कैंसर कि एक PSA में PET CT स्कैन बोल के आता है, एक सिंपल एक PET CT स्कैन करवाया जाता है जिससे सिंपल मालूम चले, या फिर एक MRI प्रोस्टेट करवाया जाता है जिससे मालूम चले कि भाई प्रोस्टेट कैंसर है तो किस स्टेज में है, कहाँ पे है, कहीं वो फैल के कोई गुठलियाँ बन गया है या फिर कोई छाती में गया है। बट इन जनरल जो कोई भी प्रोस्टेट कैंसर है इट्स ए गुड कैंसर। इट्स यूजुअली इज़ ए स्लो ग्रोइंग, बहुत धीरे धीरे ही बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे ही वो फैलता है। और बहुत सारा ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को मेजॉरिटी ऑफ देम इट्स ए स्लो ग्रोइंग कैंसर, और बहुत सारे पेशेंट्स शायद दे जस्ट लिव विथ इट फॉर लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं रहता है कि भाई ये दिस ए सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग टाइप का कैंसर, यूजुअली ये नहीं रहता है। और जब कोई पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करता है डिपेंड करता है कि क्या स्टेज में है। अगर ये पाया जाता है कि पेशेंट का प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में ही है तो फिर वो डायरेक्टली सर्जरी करके वो पूरे के पूरे प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ व्हेन द कैंसर इज़ लिमिटेड टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर वहीं पे प्रोस्टेट का ग्लैंड के पास ही है या कुछ लिम्फ नोड्स ही है थोड़े से, तो वो निकाले जा सकते हैं। अगर कैंसर हमारा फैला हुआ है
फैल के कहीं हड्डी तक आया है या कोई पेट में गुठलियाँ हैं, छाती में भी है, तो ऐसे पेशेंट्स को सिंपल इम्यूनोथेरेपी आती है, सब कीमोथेरेपी आती है, कुछ इंजेक्शंस रहते हैं ये करके, या कुछ दवाइयाँ गोलियाँ रहते हैं जिससे वो प्रोस्टेट कैंसर को काफ़ी कंट्रोल में करते हैं। और कोई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिसको रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई प्रोस्टेट के ग्लैंड के पास रेडिएशन से वो कैंसर को पूरा का पूरा दबा दिया जाए। सो दिस आर डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट कैंसर डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेजिंग के हिसाब से ये वैरी होता है। तो कैसा ही कुछ ऐसा केसेस आया क्या सर आपके पास जो यंगस्टर्स जो है 25 ईयर्स ऐसा ओ एज ग्रुप में जिसको प्रोस्टेट हो मगर ज़्यादातर सिम्टम्स ना दिखाओ? ऐसे पेशेंट्स आते हैं सर, जिनको कैसा है कि कोई पेशेंट्स ऐसे रहता है जिसको ओवर एक्टिव कोई ब्लैडर हो। पेशेंट्स क्या रहता है कि प्रोस्टेट शायद उनका बढ़ के नहीं है, प्रोस्टेट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, पेशेंट हैज़ एन ओवर एक्टिव ब्लैडर और आपका पेशाब की थैली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पेशाब बार बार फेंक रही है बिकॉज ऑफ इट्स ओवर एक्टिविटी, तो ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कोई पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिसको क्या है कि ना ही कोई ओवर एक्टिव ब्लैडर है, प्रोस्टेट भी कोई बढ़ के नहीं है, यंग 25-30 ईयर्स के पेशेंट है और ऐसे सिम्टम्स के साथ बढ़ रहे हैं जहाँ पे पेशाब बारीक आ रहा है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब बूंद आ रहा है या पूरा खाली नहीं हो पा रहा है। ये पेशेंट्स में ऐसे होता है जिसमें कोई स्ट्रक्चर हो, जिसमें पेशाब की नाली उनकी कई छोटी हो गई, पेशाब की नाली क्योंकि या कहते हैं कि अपने ज़बान में कहें तो कोई गोश अंदर आ गया या पेशाब की नाली ज़रा छोटी हो गई इन्फेक्शन के कारण या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण। अगर पेशाब की नाली भी बारीक हो गई तो ऐसे पेशेंट्स को भी, यंग पेशेंट्स 20-25 या 30 साल के में भी उम्र में भी, ताकि उनका प्रोस्टेट बढ़ के नहीं है फिर भी बारीक आना, बूंद बूंद आना, रुक रुक के आना या पेशाब जब करते हैं पूरा का पूरा खाली नहीं हो पाना, ये सब सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं। और कोई पेशेंट ऐसे रहता है जहाँ पे प्रोस्टेट बढ़ के नहीं है, यंग पेशेंट है, कोई छोटा सा स्टोन आके पेशाब की नाली में एकदम अटक गया ये करके, या नीचे थैली में भी आ रहा है आके वो इरिटेट कर रहा है पेशाब की थैली को, तो भी पेशेंट के जो सिम्टम्स रहते हैं ये डेवलप होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स आते हैं। लेकिन इन सभी पेशेंट्स में अक्सर ये होता है कि जब कोई स्टोन आके फंस जाता है नीचे नाली में या थैली में, तो वो थोड़ा थोड़ा इरिटेट करता है, पेशाब की थैली को खुदरता है, तो पेशाब रुक रुक के आना, बूंद बूंद आना, या जब पेशाब करे तो जलना पेशाब में, या फिर पेशाब की थैली थोड़ा सा वो रगड़ के थोड़ा हल्का सा लाली आना पेशाब में, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। तो डिस्पाइट पेशेंट यंग है, प्रोस्टेट नॉर्मल है, कोई स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है, पेशाब की नाली दबी हुई है, या कोई कंकर आके नाली में या पेशाब की थैली में आके अटक गया और वो इरिटेट कर रहा है पेशाब की थैली को, या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर भी है, तो इन सभी पेशेंट्स में भी ये सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर्स आते हैं। या कभी कभी पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स को यूटीआई भी होता है, जब कोई पेशाब में ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो पेशेंट इन सभी सिम्टम्स के साथ पेशेंट को पेशाब में जलना या पेशाब करने के बाद में भी क्या है, पूरा का पूरा पेशाब की थैली के एरिया से लेके नीचे तक पेशाब में जलना या भड़का पड़ना, ये सब चीज़ें ऐसे हो सकते हैं। तो यंग पेशेंट्स में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, डिस्पाइट प्रोस्टेट नहीं बढ़ा है, उनसे भी प्रोस्टेट कुछ बढ़ के नहीं है, फिर भी ये सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं उनमें। सो ये प्रोस्टेट बढ़ने से डॉक्टर साहब यंगस्टर्स में जो है इनफर्टिलिटी का इशू भी आ सकता है करेक्ट? आ सकता है सर, लेकिन यंग पेशेंट्स में अमूमन प्रोस्टेट उतना बढ़ता नहीं है सर। जब कभी यंग पेशेंट्स में वो प्रोस्टेट बढ़ता है ये करके, वो यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से, कभी कोई प्रोस्टेटाइटिस हो गया कि भाई पेशाब में अपने कोई इन्फेक्शन होके, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होके वो प्रोस्टेट बढ़ गया, तो प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। या कभी कभी वो इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट बढ़ के प्रोस्टेट के अंदर कोई पस भी भर गया, प्रोस्टेटिक एब्सेस जिसे कहते हैं। तो यंग पेशेंट्स को इन्फेक्शन की वजह से या फिर नहीं तो एब्सेस बढ़ने की वजह से भी ये सिम्टम्स कभी आ सकते हैं। बट इन जनरल प्रोस्टेट बढ़ जाना या फिर प्रोस्टेट कैंसर होना यूजुअली इन यंग पेशेंट्स इज़ नॉट दैट कॉमनली सीन सर। तो ओलिव हॉस्पिटल में प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं डॉक्टर्स? हियर वी हैव लेज़र है, वी हैव अ लेज़र, वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज़ हियर, लाइक कि जो भी है इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट वेर इन कहीं चीरा नहीं लग रहा है,
कोई टाँके नहीं डाले जा रहे, पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन डाल के जो भी गोश्त बढ़ के है उसको लेज़र के थ्रू या डिफरेंट अदर थेरेपीज़ के थ्रू वो पूरे प्रोस्टेट के ग्लैंड को निकाल दिया जा रहा है। एंड इट्स लाइक इन 1 डे प्रोसीजर। आज प्रोस्टेट की सर्जरी करवा लिए ये करके, और नेक्स्ट डे द पेशेंट इज़ डिस्चार्ज्ड। सो all different advanced forms of treatment that we have, but for in general कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है तो ये मत सोचिए या ये सोचिए कि भाई हमको ये ट्रीटमेंट करवाना है या फिर हमको ये टाइप ऑफ थेरेपी करवानी है, ये नहीं है। आप ये देखिए कि वो पेशेंट के लिए क्या बेहतर है। लेट द डॉक्टर डिसाइड डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम। बट इन जनरल जो भी कोई दिमाग से सोच के आता है वो ये सोच के आता है कि भाई कहीं चीरा वीरा नहीं लग रहा है, कट बट नहीं लग रहा है, जो भी है लेज़र से थ्रू कि भाई पेशाब का जो गदूद बढ़ गया उसको निकाल दिया जाए। सो ऑल एडवांस फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट वी हैव हियर, बट इन जनरल द प्रोस्टेट जो सर्जरीज है दिस आर वेरी ईजी एंड नाउ बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। तो जो कोई भी सर्जरीज़ है वो आज किए जा रहे हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। 3 से 5 दिन के अंदर जो पेशाब की नाली लगा के रख रहता है उन सभी को निकाल दिया जा रहा है। एंड आफ्टर 5 days पेशेंट इज़ गुड विथ हिज फ्लो ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी है वो सब कम हो जाती है धीरे धीरे, और पेशाब यूजुअली खुल के आने लगता है। तो हमारे व्यूअर्स को डॉक्टर साहब ये प्रोस्टेट बढ़ने से नहीं तो कैंसर से बचने के लिए कौन सा बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं डॉक्टर साहब आप? यही कह सकते हैं कि इन जनरल वन इज़ व्हेन यू हैव अ गुड सेक्सुअल हेल्थ तो यूजुअली आपका प्रोस्टेट कैंसर होना या प्रोस्टेट एनलार्ज होना ये सब यूजुअली कम हो जाता है एक चीज़। और जो कोई भी मेडिकेशन है, जो कोई भी मोडालिटीज़ है या चीज़ें हैं, ये सब पूरे क्या है कि इन जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसा कि आपका वेट कम किया जाए, ओबेसिटी कम किया जाए, या आपके शुगर्स है वो सब नॉर्मल किए जाएँ, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाया जाए, जैसे यू रिमेन हेल्थी एंड ऑल। सो इन जनरल एंड इनडायरेक्टली दे हेल्प यू इन हैविंग ए गुड प्रोस्टेटिक हेल्थ, बट देयर आर नो स्पेसिफिक थिंग कि भाई आप ये कीजिए तो उससे बेहतर रहेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब इतना अच्छा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।